सर्वप्रथम साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और संस्कृति मंत्रालय की ओर से इस सदन में उपस्थित आप सभी वरेण्य रचनाकारों का, साहित्यकारों का, साहित्य अनुरागियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज प्रसंग श्रद्धेय विराट जी का है। जिस समय साहित्य अकादमी का निदेशक का दायित्व प्राप्त हुआ था, पता नहीं क्यों हृदय में एक लालसा थी, मन में एक इच्छा थी, और कहना चाहिए कि वो बालहट का रूप धारण कर चुकी थी। और लगता था कि इंदौर की जिस धरा की पहचान श्रद्धेय विराट जी जैसे व्यक्तित्व से है, उनको रेखांकित करने का काम शासन के मंच से होना चाहिए, बस इतना मन में था। और ये क्यों था, इसका कारण भी मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। मुझे याद है कि दिल्ली के एक बहुत बड़े साहित्यिक अनुष्ठान में सहभागी होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और आप मानकर चलिए कि लगभग देश भर के जितने श्रेष्ठतम साहित्यकार हैं, यानी नरेंद्र कोहली जी कह लें, मृदुला सिन्हा जी कह लें, या केशरीनाथ त्रिपाठी जी वगैरह, सब कुछ, यानी पूरा साहित्य जगत वहाँ पर था। और सुदूर पूर्वोत्तर के एक साहित्यकार असम से आए हुए थे, बहुत अच्छे गीतकार थे, और अनायास उन्होंने बातचीत में मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और इंदौर का निवासी हूँ। और तत्क्षण उनके मुंह से निकला, अच्छा विराट जी के इंदौर से हो। आप सच मानिए, उस दिन मुझे लगा कि यदि इंदौर की सचमुच कोई पहचान है साहित्य क्षेत्र में, ये बिल्कुल भी कोई ऐसा अतिशयोक्ति का भाव लेकर के कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। और इसलिए ईश्वर की कृपा रही कि अंततः आज उस स्मृति प्रसंग को हम मूर्त रूप लेते देख रहे हैं। इस स्मृति प्रसंग के निमित्त अध्यक्षता का दायित्व निर्वाह करने के लिए जिन्होंने अपनी सहमति दी, ऐसे इंदौर के श्रेष्ठ गीतकारों में से एक परम श्रद्धेय रामकिशन सोमानी जी। विराट जी के व्यक्तित्व पर बोलने को कहा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सदन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मुझे कुछ बोलने के लिए मेरे पास सामग्री नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि अथाह सामग्री हम सबके पास विराट जी के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पर बोलने को है। लेकिन फिर भी इस कठिन चुनौती को स्वीकारने के लिए एक और दूसरे गीतकार जो मुझे याद आए, वे थे श्रद्धेय प्रभु त्रिवेदी जी। उन्होंने भी स्वीकृति दी, मैं अकादमी की ओर से उनका भी स्वागत करता हूं। आई यहाँ पर विराजमान है। भदौरिया जी कह रहे थे कि वास्तव में दूरभाष का तो जैसा मामला है, मैंने भी आते ही बच्चों की तरह आई से शिकायत की कि मैं इतने दिन से प्रयास कर रहा था लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था, और मेरे पास जो नंबर था उसी नंबर पर मैं प्रयास कर रहा था। संयोग से वाजपेयी जी ने कहा कि मेरी बात हुई और मैं नंबर देता हूँ। मैंने मोबाइल में जैसे ही लिया तो वही नंबर निकला जो पहले मैं डायल कर रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि सही जगह पर घंटी बजा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य था कि बात नहीं हो पाई थी। लेकिन एक दो दिन पहले ही इस बात की आश्वस्ति मुझे प्राप्त हो गई थी कि श्रद्धेया आई उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी, और आदरणीय भाभी जी भी, बहनी भी आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। काव्य पाठ के लिए भी वैसा ही विषय था, चूँकि अकादमी के कार्यक्रमों की जैसी रूपरेखा होती है, स्मृति प्रसंग में व्यक्तित्व कृतित्व पर एक दो व्याख्यान होते हैं, और साथ ही जिस रचनाकार पर केंद्रित करके हम कार्यक्रम करते हैं, उनकी आत्मा को रेखांकित करने वाले कुछ रचना पाठ, ये उस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं। और इसलिए इसके लिए स्वाभाविक रूप से आदरणीय रामचंद्र जी अवस्थी और बहुत ही आत्मीय और मेरे मित्रवत भी हैं बंधुवर गोपाल माहेश्वरी जी, ये दोनों ही उसी छंद विधान के अनुशासन को ठीक ठीक रूप से परिपालन करते हुए लिखने वाले रचनाकार हैं, जिसका आग्रह गोपाल जी ने सरस्वती वंदना के प्रारंभ में बताया था कि विराट जी किया करते थे। तो उस आग्रह का परिपालन करने वाले ऐसे दो रचनाकारों को भी आज हम सुन रहे हैं, और कार्यक्रम का संचालन भी विधिवत गीति धारा के ही एक प्रमुख स्तंभ बंधुवर गिरेंद्र भदौरिया जी कर रहे हैं। और इसलिए इस पूरी गीति धारा को मैं प्रणाम करता हूं जो मंच पर विराजमान है, और साथ ही उस गीति धारा को भी प्रणाम कर रहा हूं
जिसमें अवगाहन करने वाले हम सब साहित्य के रसिक वर्षों से श्रद्धेय विराट जी को सुनते रहे। विराट जी के संदर्भ में जब सोचता हूं तो मुझे याद आता है आज से लगभग 25 वर्ष पहले का समय। इंदौर में बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं था, साहित्य क्षेत्र में नई नई सक्रियता हुई थी और मध्य प्रदेश लेखक संघ के सचिव का उस समय दायित्व था। विराट जी से बातचीत हुई, लैंडलाइन ही थे उस समय, दूरभाष पर चर्चा हुई और मैंने उनसे आग्रह किया कि उनकी एक कृति पर समीक्षात्मक गोष्ठी समिति में करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं और मैंने कहा वक्ताओं के संदर्भ में और इस सब में चर्चा करना है तो मैं आपसे मिलना चाह रहा था। उन्होंने कहा आप आ जाइए और आनंद बाजार में उनका निवास हम सबका चिर परिचित है। मैं वहाँ पहुँचा और एक इतनी सहज सरल ढंग से बातचीत विराट जी से हुई कि मेरे मन में एक लंबे समय से, हम लोग चूंकि साहित्य के और शब्द के साधक लोग हैं इसलिए कुछ कुछ बातें संभवतः ग्रंथि के रूप में विराजमान रहती है हृदय में। एक बात पता नहीं कहाँ से मेरे मन में थी कि लोग कहा करते हैं कहावत के रूप में कि जब बड़े वटवृक्ष के नीचे जब पौधे पनपने लगते हैं तो उस वटवृक्ष की छाया में वे पौधे पनप नहीं पाते। और जिस इंदौर में विराट नामधारी इतना श्रेष्ठ रचनाकार हो, उस इंदौर में जब उनसे मैं मिला तो मुझे स्पष्ट आभास हुआ कि उस कहावत को जुठलाने का एकाधिकार यदि किसी व्यक्ति में है तो वो विराट जी के पास। उन्होंने अपने साथ अपने समकाल में जीने वाले अनेक रचनाकारों को इतना स्नेहिल मार्गदर्शन प्रदान किया कि उस समय के नवोदित रचनाकारों को कभी इस बात का आभास नहीं हुआ कि वे इतने विराट व्यक्तित्व के सानिध्य में बैठ करके कविता का क सीख रहे हैं। और इसलिए कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि इन दिनों आजकल अभी उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले दो रचनाकार इस सदन में हैं। युवा रचनाकारों को जब मैं देखता हूं जो छंदबद्ध रचनाएं लिखते हैं तो मुझे लगता है कि सचमुच आज विराट जी की कमी बहुत खल रही है। वे चलता फिरता विश्वविद्यालय थे इस कविता के स्कूल के, और इसलिए स्वाभाविक रूप से विराट जी से उस दिन जो चर्चाएं हुई थी वे स्मृति पटल पर इस प्रसंग में मेरे मानस पर ताजा होती जा रही थी। एक बात जो उस दिन मैंने रेखांकित की विशेष रूप से, मैं भी बच्चे जैसा ही था, सहज भाव से हम लोग बैठे थे, चाय पीते पीते ड्राइंग रूम में बातचीत हो रही थी। उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट बात कही। मैंने कहा कि हम सब जानते हैं 50 के लगभग कृतियां उन्होंने साहित्य जगत को दी, अपने आप में बड़ा अवदान होता है। मैंने उनसे कहा कि आपकी पुस्तकें लगातार आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने तुरंत थपकी दे करके कहा, सब बेकार की बात है विकास, मैं तुमको बताऊं कि ये जितनी किताबें आ रही है ये हम सब साहित्यकार अपनी जेब से पैसा लगाकर छपवा रहे हैं। और उन्होंने उस दिन नाम लेकर के इंदौर के 4-5 वरिष्ठ रचनाकारों के नाम लेकर के कहा, उन्होंने पैसा देकर के छपवाई, उन्होंने पैसा देकर के छपवाई, और मैंने भी ये किताब कुछ राशि लगा करके छपवाई है। इन दिनों प्रकाशक विशेष करके कविता के संग्रह छापने में बहुत आनाकानी करते हैं। मुझे लगा कि यह जो स्पष्टता है, यह स्पष्टता संभवतः इन दिनों जिस कृत्रिम वातावरण में आज का साहित्यकार जी रहा है उसमें बड़ी दुर्लभ चीज लगने लगी। एक बात और कहना चाहता हूं कि उनके जाने के बाद मेरे मन में एक टीस जरूर उठा करती थी। मुझे लगता था कि जिस इंदौर के साहित्य जगत को विराट जी ने इतना समृद्ध किया, क्या इस इंदौर के साहित्य जगत का यह विनीत कर्तव्य नहीं था कि उनके जाने के बाद कम से कम उनकी स्मृति में हम सब लोग मिल करके एक भव्य आयोजन कर पाते, सारी संस्थाएं मिलकर के करते, केवल हिंदी धारा का या हिंदी परिवार का या समिति का मैं किसी का नहीं कह रहा, मैं खुद 8-10 साहित्यिक संस्थाओं का प्रतिनिधि होकर के कह रहा हूं। हम में से हम सब लोगों में से किसी को ये क्यों नहीं सूझा। और दुर्भाग्य से आज की उपस्थिति देख करके और मैं कहना चाहता हूं कि विशेष करके विराट जी जैसे व्यक्तित्व के लिए जब अकादमी ने एक पैर आगे बढ़ाया है तो क्या इंदौर के साहित्य जगत को आगे आकर के श्रोता दीर्घा में बैठ करके कम से कम श्रद्धांजलि देने का उपक्रम नहीं करना था। मेरे दिमाग में वे सब अनुपस्थित चेहरे घूम रहे हैं
और ऐसा नहीं है कि उन सबकी कोई बड़ी भारी मजबूरी रही होगी या पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट रहा होगा, दुनिया का कितना महत्वपूर्ण काम उनकी जिम्मे आज आ गया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, विशेष करके कष्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि हम सब भी जीवन के उत्तरार्ध की ओर बढ़ रहे हैं। यदि इतनी ही कृतज्ञता, साहित्यिक कृतज्ञता हम लोग अपने जीवन में लाते रहे तो आप तय मान करके चलिए, साहित्य की कितनी भी भूख हमारे मन में रहे, सम्मान पुरस्कार मिलते रहेंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद कम से कम 4 लोग प्रेम से हमको याद करके भावुक हो सके, कम से कम इतना पीछे छोड़ करके हम लोग जा सकें। जाना ही चाहिए हमें साहित्य का। और इसलिए आज हम श्रद्धेय विराट जी ने तो कहा ही था, अभी आदरणीय वाजपेयी जी ने जब दी तो उनकी ये मुक्तक पीछे छपा हुआ और उसकी पहले पद में वो कह रहे हैं कि दाना पानी है यही डेरा है, उसकी बाहों ने मुझे घेरा है, गर्व है मुझको यहाँ रहता हूँ, मैं शहर का हूँ और शहर मेरा है। और मुझे लगता है कि विराट जी ने जब ये पंक्तियाँ लिखी होगी तब कहीं ना कहीं एक कवि हृदय में इतनी अपेक्षा तो रही होगी कि जिस शहर को मैं अपना कह रहा हूँ, उस अपने शहर के मेरे अपने लोग मुझे जाने के बाद सूक्ष्म रूप में ही सही स्मरण करते रहे। मेरा सौभाग्य कि एक छोटा सा काम मेरे माध्यम से हो गया और आप सबको ये शुभ समाचार दे रहा हूँ कि यह विराट जी का जो स्मृति प्रसंग है, यह कला पंचांग का हिस्सा बन गया है। क्या बात। मध्य प्रदेश शासन कला पंचांग का हिस्सा बनने का अर्थ ऐसा होता है कि अब यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होगा, और प्रतिवर्ष अगर नहीं होता है तो केवल एक कारण रहेगा कि जैसे मेरे मन में बड़ा श्रद्धा भाव था और मैंने इस प्रसंग को जोड़ा है, ईश्वर न करे कोई ऐसा व्यक्ति आकर के बैठे जिसके मन में कोई दुराग्रह हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि विराट जी सनातनी भाव के कवि थे। अगर उस सनातनी भाव के प्रति किसी के मन में द्वेष भाव हो और वो इसको ऋण कर दे सारे कार्यक्रमों में से, तो बात अलग है, अन्यथा ईश्वर की कृपा रही तो यह कार्यक्रम वर्षानुवर्ष तक आप हम सब करते रहेंगे, आयोजित करते रहेंगे और इससे अधिक भव्य रूप में करेंगे। इस समय कोरोना की विभीषिका थी और इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या की अपेक्षा हालांकि थी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जिन कुछ चेहरों को देखना चाह रहा था उनकी अनुपस्थिति के कारण से एक धृष्टता में आज कर बैठा। सामान्यतया मैं बहुत विनम्र और विनम्र रहता हूँ, लेकिन अगर कुछ कठोर कह गया हूं तो वो केवल भावावेश में कहा है, आप कृपा करके उसको अन्यथा न लें। और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं अकादमी की ओर से। आप सबका पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन।